नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। कौन कौन सी 5 अहम खबरें हैं, जरा आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की चेतावनी की। दरअसल आपने वो भी वायरल वीडियो जरूर देखा होगा जब ईरानी संसद के बीचों बीच एक एंकर लाइव शो कर रही थी और तभी अमेरिका का झंडा जलता है, नारे गूंजते हैं और माहौल सुलग उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस झंडे की आग के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या यह सिर्फ विरोध था या आने वाले भूचाल की चेतावनी? आज आपको बताएंगे कि कैसे एक फैसले ने दुनिया के सबसे बड़ी परमाणु डील को हिला दिया है। क्यों ये सब देखकर अमेरिका तक बेचैन हो चला है। साथ ही दिखाएंगे वो सीन जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अब जंग सिर्फ शब्दों की नहीं, बारूद की होगी? विस्तार से अब से कुछ देर बाद पूरी डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे क्या अंग्रेजी बोलना अब शर्मिंदा हो जाएगा? कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां अंग्रेजी बोलने पर लोग झिझकें और हेलो की जगह नमस्ते गर्व का प्रतीक बन जाए। अमित शाह ने दिल्ली में जो कहा वो सिर्फ एक भाषण नहीं, सांस्कृतिक चेतावनी थी। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेजी बोलने वाले खुद शर्मिंदा होंगे। लेकिन क्या वाकई भारत अब भाषा के रास्ते आत्मसम्मान की तरफ बढ़ रहा है? और क्या ये सिर्फ सोचने की बात है या अब जीने का वक्त आ चला है? डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा एक और अहम जिक्र करेंगे खबर का, जीएसटी का जिक्र करेंगे। जीएसटी में नया धमाका होने वाला है। जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स। लेकिन अब ये टैक्स सिस्टम एक नई शक्ल लेने वाला है। जुलाई में होने जा रही काउंसलिंग बैठक से पहले चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या कंसेप्शन सेस हटेगा या नए नाम से फिर लिपटा होगा हेल्थ सेस या फिर क्लीन एनर्जी सेस की एंट्री की सुगबुगाहट है। और भी अगर ऐसा हुआ तो महंगाई सिर्फ लौटेगी नहीं बल्कि नया रूप ले सकती है। क्या कुछ इसके डिटेल होंगी? किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा और क्या जीएसटी को लेकर है? डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा चौथी खबर का जिक्र करेंगे। अनोखे प्रदर्शन क्या करेंगे। दरअसल नहर में कूदते कुछ बुजुर्ग, उन्हें रोकने दौड़ती एसडीआरएफ और पीछे से गूंजते नारे, हमें जिला चाहिए। राजस्थान के संचौर में वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। कांग्रेस सरकार ने जिसे जिला घोषित किया उसे बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया और उसी फैसले के खिलाफ अब जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। ये विरोध अब कागज पर नहीं, नहर की तेज लहरों पर बह रहा है। आगे बताएंगे कैसे एक प्रशासनिक फैसला संचौर की सड़कों से सीधे पानी की गहराई तक पहुंच गया है। अब से कुछ देर बाद डिटेल आपके बीच में। इसके अलावा पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे। एचआईवी से बचाव का करेंगे। क्या सिर्फ 2 इंजेक्शन से एचआईवी जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है? सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन अमेरिका की एफडीए ने इसी चमत्कार को हरी झंडी दी है। 20 साल की रिसर्च के बाद बना है लेनाकैपाविर नाम का एक इंजेक्शन। अब एचआईवी की रोकथाम का नया हथियार बन चुका है। हर 6 महीने में बस 2 खुराक, संक्रमण से 99% से ज्यादा सुरक्षा। लेकिन ध्यान रहे, ये इलाज नहीं, एक सतर्कता है और इसके इस्तेमाल से पहले एक अहम शर्त है। क्या शर्त है वो आपको आज बताएंगे अब से कुछ देर के बाद। तो इन 5 अहम खबरों पर डालेंगे हम विस्तार से नजर और जाते जाते आपको दिखाएंगे बात पते की। एक ऐसा दृश्य जिसे दुनिया ने लाइव देखा। एक संसद, दहकता झंडा और नारे जो सीधा एक महाशक्ति को ललकारते थे। वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो अमेरिका का झंडा था और उसे जलाया जा रहा था ईरान की संसद के बीचों बीच। क्या यह सिर्फ गुस्सा था या आने वाले भूचाल की पहली चिंगारी? दरअसल बात है मई 2018 की, जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो फैसला सुनाया जिसने ईरान अमेरिका रिश्तों को आग के हवाले कर दिया। ऐतिहासिक परमाणु समझौता जिसे दुनिया शांति की एक उम्मीद मानती थी। अमेरिका ने उसे तोड़ दिया। ट्रंप ने कहा यह डील खराब है और अमेरिका इससे पीछे हटता रहा। इसी एक बयान ने दुनिया भर की राजनीतिक जमीन हिला दी। ईरानी संसद में हड़कंप मच गया। सांसदों ने कागज से बने अमेरिकी झंडे को जला दिया। संसद के बीचों बीच अमेरिका मुर्दाबाद
और अमेरिका का खात्मा हो जैसे नारे गूंजे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। दुनिया ने देखा कि गुस्से की ये आग सिर्फ एक झंडे तक सीमित नहीं थी, ये उस धोखे के खिलाफ थी जो ईरान को महसूस हुआ। 2015 में हुआ था JCPOA, एक समझौता जिससे दुनिया को उम्मीद थी कि परमाणु जंग की आशंका टल गई है। अमेरिका, ईरान और 5 अन्य महाशक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी सब ने मिलकर यह संधि बनाई थी। ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सीमित किया और बदले में प्रतिबंध हटे, लेकिन 2018 में ट्रंप ने इसे वन साइडेड कहते हुए खत्म कर दिया। इस फैसले से यूरोप तक हिल गया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा, हम इस समझौते से बंधे रहेंगे। रूस और चीन ने ट्रंप के फैसले पर निराशा जताई। वहीं इजराइल और सऊदी अरब, ईरान के विरोधी, खुशी से झूम उठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या अब परमाणु जंग का रास्ता खुल गया है? ईरान ने धमकी दी, अगर यूरोपीय देशों ने समझौते की सुरक्षा नहीं की तो हम फिर से औद्योगिक स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू करेंगे। और यही था वो मोड़ जहां से दुनिया फिर एक बार खतरनाक मोड़ पर आ गई। एक समझौता टूटा, एक विश्वास बिखरा और आग लग गई उस झंडे में जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक था। लेकिन सवाल अब भी वही, अगला धमाका कब? आपने भी शायद वो वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, जहां एक ईरानी टीवी एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी और तभी अचानक से जमीन हिलती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और चारों तरफ धुआं और चीख पुकार फैल जाती है। लेकिन अब इस हमले की पूरी सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है और जो इसमें नजर आता है वो सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक देश की मीडिया पर सीधा युद्ध है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैमरा रूम, पीसीआर यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, टेक्निकल टीम सभी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। तभी एक तेज धमाका होता है, लाइट्स फड़फड़ाती हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा स्टूडियो देखते ही देखते तब्दील हो जाता है। टीवी स्क्रीन पर जो चेहरा बोल रहा था अब वो धूल और डर में ढका हुआ है। ये हमला तेहरान में ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इन ईरान ब्रॉडकास्टिंग की बिल्डिंग पर हुआ। इजरायली एयरफोर्स ने इस बिल्डिंग को तब निशाना बनाया जब वहां लाइव शो चल रहा था। एंकर बाल बाल बच गई, लेकिन स्टूडियो टीम के कई सदस्य जान गंवा बैठे। 15 जून इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद 14 जून ईरान के रक्षा मंत्रालय पर बमबारी हुई। अब तक 224 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है, 1277 से ज्यादा घायल हो चुके हैं और सुबह मिसाइलों से लदे ट्रकों को निशाना बनाया गया जो तेहरान की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। 16 जून को ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इन हमले में 8 इजरायली नागरिकों की मौत हुई, 600 से ज्यादा घायल हुए। ईरान में मृतकों की संख्या 224 रही, घायल 1277 रहे। वहीं इजराइल में मृतकों की संख्या 24 पहुंची, घायलों की संख्या 600 से ज्यादा देखने को मिली। लेकिन इस वायरल वीडियो के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसने ये दर्शा दिया है कि हमला किस तरह हुआ और पीसीआर या फिर टेक्निकल जो टीम थी वो किस तरह उस समय प्रतीत कर रही थी, महसूस कर रही थी और उसके बाद कैसे वहां से सब लोग जान बचा कर निकले। ये वो आप सीसीटीवी फुटेज इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तकरीबन 1 मिनट का ये वीडियो था। उस वीडियो में ये सीसीटीवी फुटेज 1 मिनट का था। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं जो न्यूज़ रूम के अंदर टेक्निकल टीम है वो भी आपको वहां से भागती नजर आती है, जान बचाकर भागती हुई नजर आएगी। और उसके बाद आपने वो तो वीडियो वायरल देखा ही था जब एंकर न्यूज़ पढ़ रही होती है और एकाएक पीछे से स्टूडियो में ही उस बिल्डिंग पर हमला हो जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां अंग्रेजी बोलने पर लोग शर्मिंदगी महसूस करें, जहां हेलो की जगह नमस्ते गर्व का प्रतीक बन जाए। क्या यह मुमकिन है?
या सिर्फ एक भाषण की लहर है? दिल्ली में एक किताब विमोचन समारोह और गृह मंत्री अमित शाह का ऐसा बयान जिसने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक बहस को हवा दे दी। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब इस देश में अंग्रेजी बोलने पर लोग खुद शर्मिंदा होंगे। लेकिन क्या ये केवल भाषा की बात है या ये संस्कृति, आत्मसम्मान और विचारधारा की जंग है? अमित शाह ने कहा कि भारत की भाषाएं हमारे गहने हैं, हमारी पहचान है और हम भारतीय तब तक नहीं कहला सकते जब तक अपनी भाषा में न सोचें न समझें। उन्होंने साफ कहा, विदेशी भाषाओं के सहारे एक संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत जहां 22 आधिकारिक भाषाएं और 100 से ज्यादा उपभाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक विडंबना यह भी है कि अंग्रेजी जो कभी औपनिवेशिक जंजीर थी, आज उसकी ध्वनि शिक्षा, प्रगति और सभ्यता का पर्याय बन चुकी है। तो क्या अमित शाह की यह बात एक क्रांति की शुरुआत है या एक सांस्कृतिक चेतावनी? गृह मंत्री ने कहा, 2047 में जब भारत 100 साल का होगा, तब दुनिया में हमारी भाषाओं की गूंज होगी। हम सोचेंगे, निर्णय लेंगे और दुनिया पर शासन करेंगे अपनी भाषा में। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत तैयार है अपनी भाषाई विरासत को सिर्फ गर्व से देखने के लिए या उसे जीने के लिए? भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो सोच होती है और सोच से ही बनता है राष्ट्र। क्या आप भी तैयार हैं उस सोच को अपनाने के लिए? अब अंग्रेजी नहीं, हिंदी होगी गर्व की पहचान। अंग्रेजी बोलना शर्म की बात नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में, इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं। गोविंद मोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं थोड़ा उनसे असहमत हूं। कोई संकट नहीं है। मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में, इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं। और मैं मानता हूं, हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है। मुझे पूरा बोध है कि लड़ाई कितनी कठिन है, मगर पूरा विश्वास है कि लड़ाई भारत का समाज जीतेगा और फिर से एक बार आत्मगौरव के साथ हमारी भाषाओं में हम हमारा देश भी चलाएंगे, सोच भी करेंगे, शोध भी करेंगे, नतीजे भी निकालेंगे और विश्व का नेतृत्व भी करेंगे। इसमें कोई संशय किसी को रखने की जरूरत नहीं। मित्रों, मोदी जी ने अमृतकाल के लिए पंच प्राण की नींव रखी है। विकसित भारत का लक्ष्य रखना, गुलामी के हर अंश से मुक्ति प्राप्त करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता को समर्पित रहना और हर नागरिक में कर्तव्य की भावना को प्रदीप्त करना, ये पंच प्रण आज मैं देश भर में घूमता हूं। मैं घुमंतु प्राणी हूं, देश भर में घूमता हूं, खुद लोगों के संवाद भी करता हूं। आज ये पंच प्रण एक नेता ने देश की जनता के सामने रखा हुआ लक्ष्य नहीं है, 130 करोड़ लोगों का ये संकल्प बन चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2047 में विश्व में हम सर्वोच्च स्थान पर होंगे। इसमें
हमारी भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान भी होगा और हमारी भाषाएं न केवल भारत विश्व कल्याण के लिए भी उपलब्ध कराने में तकनीक के आधार पर हम सफल होंगे। जीएसटी यानी कि वन नेशन वन टैक्स, लेकिन अब लगता है ये टैक्स सिस्टम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। जी हां, जुलाई की शुरुआत में होने जा रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक ऐसा फैसला हो सकता है जिससे हर आम और खास उसकी जेब पर असर पड़ेगा। सूत्रों की माने तो जीएसटी रेट्स के साथ साथ कंपनसेशन सेस पर बड़ा फैसला हो सकता है। वो सेस जिसे 2017 में राज्यों के रेवेन्यू घाटे की भरपाई के लिए लाया गया था, वो अब अपने अंतिम चरण में है। लेकिन क्या यह सेस वाकई खत्म होगा या नए नाम से फिर से लागू होगा? बड़ी बात यह है कि सेस को टैक्स में बदला जा सकता है, यानी अब जो पैसा सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है उसे जीएसटी में मर्ज किया जा सकता है, जिससे राज्यों को हिस्सा मिले। लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि टैक्स दरें फिर से बढ़ें या बदलें। अब चर्चा है कि पुराने कंपनसेशन सेस को हटाकर दो नए सेस लगाए जा सकते हैं, हेल्थ सेस और क्लीन एनर्जी सेस। हेल्थ सेस लगेगा तंबाकू, शराब जैसे सिन गुड्स पर और क्लीन एनर्जी सेस लगाया जाएगा कोल, लग्जरी ऑटोमोबाइल्स पर। यानी कि सेस का नाम बदलेगा लेकिन जेब पर असर बना रहेगा। 2017 में लागू हुए जीएसटी सिस्टम में केंद्र ने वादा किया था कि अगले 5 साल तक राज्यों के राजस्व में होने वाली किसी भी कमी की भरपाई वो करेगा। लेकिन कोविड के बाद हालात बदले, केंद्र को लोन लेना पड़ा और उस लोन की भरपाई के लिए सेस की मियाद अब मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। अब वो तारीख करीब है, तो सवाल ये है कि क्या ये टैक्स पेयर पर फिर से नया बोझ आने वाला है? एक और राज्य सरकारें चाहती हैं कि उन्हें सीधे हिस्सेदारी मिले, वहीं केंद्र के पास सेस को बनाए रखने की मजबूरी है। तो क्या जीएसटी में वाकई सिंप्लिसिटी आएगी या फिर ये और ज्यादा जटिल हो जाएगा? वन टैक्स मैनी फेसेस, और अब जीएसटी कैसा दिखेगा? सेस बदलेगा या सिस्टम फिर से उलझेगा? जवाब जुलाई की बैठक में मिलेगा। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उन तस्वीरों को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कैसे पुल के किनारे भीड़ है, नीचे तेज बहाव वाली नहर है और अचानक से कुछ बुजुर्ग, कुछ नौजवान छलांग लगाते हुए दिखते हैं। पुलिस प्रशासन के चेहरे पर चिंता साफ है। लोग चिल्ला रहे हैं, कैमरे घूम रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये कोई हादसा नहीं था और ना ही कोई जल उत्सव, बल्कि ये था एक ऐसा विरोध प्रदर्शन जो आज पूरे राजस्थान की सुर्खियां बन गया है। मामला है जालौर जिले के संचोर का, जहां पर लोग सरकार के एक फैसले से इतने नाराज हो गए कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए नहर में कूद पड़े। अब जरा सोचिए, जनता जब अपनी बात रखने के लिए इस हद तक जाए तो दर्द कितना गहरा होगा। दरअसल गहलोत सरकार ने सांचौर को जिला घोषित किया था, लेकिन नई भजन लाल सरकार ने इसे फिर से उपखंड बना दिया। ये फैसला जनता को नागवार गुजरा। कई दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री भजन लाल एक कार्यक्रम में सांचौर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को मिलने से रोका गया, तो लोगों ने नर्मदा नहर को ही मंच बना लिया। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई की अगुवाई में जिला बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य और स्थानीय लोग नहर में कूद पड़े। प्रशासन सख्ते में, पुलिस फोर्स अलर्ट और जनता का गुस्सा अब सिर्फ नारों में नहीं, छलांगों में दिखाई देने लगा। सवाल ये नहीं है कि लोग नहर में क्यों कूदे, सवाल ये है कि उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। क्या ये सरकार की संवेदनहीनता है या जनता की बेबसी का उफान? ये विरोध अब महज एक मांग नहीं है, एक प्रतीक बन गया है उस आवाज का जिसे बार बार अनसुना किया गया। अब देखना यह है कि क्या नहर में गूंजती ये पुकार दिल्ली या जयपुर की सत्ता तक पहुंचेगी या एक बार फिर पानी में बह जाएगी। कांग्रेस सरकार ने सांचौर को जिला घोषित किया गया था। जितने भी जिले घोषित किए उसमें सबसे दुरुस्त जिला सांचौर जिला था।
1.5 साल तक व्यवस्थित जिला सांचौर में चला। लोगों को तुरंत न्याय मिला, समय की बचत हुई, धन की बचत हुई, बड़े लोग सुखी थे, लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे थे। परंतु इस वर्तमान सरकार ने 6 महीने पहले जिले को निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद में लोगों को बड़ा आक्रोश है, लोग बड़े दुखी हैं। सांचौर से जालोर बड़ी दूरी पे हैं, आना जाना बड़ा दुर्भर हो रहा है। ऐसी स्थिति में लोग बड़े दुखी हैं। कल जब मुख्यमंत्री जी सिवलू पधारेंगे तो लोग बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारा विरोध जब तक जारी रहेगा जब तक मुख्यमंत्री जी सांचौर को जिला घोषित नहीं कर देते हैं। तमाम जो धरना हमारा है वो धरना 170 दिन चल रहा है। जब तक जिला बहाल नहीं करेंगे तब तक धरना जारी रहेगा, प्रदर्शन जारी। दिल्ली से मेरठ हर दिन लाखों लोग, घंटों का सफर, थकावट और ट्रैफिक की जंग। लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है। वो ट्रेन जिसका नाम है नमो भारत आखिर कब दौड़ेगी पूरे रूट पर? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRTC अब तैयार है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर को पूरा करने के लिए। बताया जा रहा है कि जुलाई से नमो भारत ट्रेन पूरे रूट पर दौड़ने लगेगी। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक कुल दूरी 82 किलोमीटर की होगी और समय सिर्फ 45 मिनट का लगेगा। फिलहाल दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ तक 55 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रेन चल रही है। बाकी बचे 27 किलोमीटर ट्रैक और स्टेशंस को जून के अंत तक अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई की शुरुआत में पूरी लाइन का संचालन शुरू हो जाएगा। सराय काले खां जहां से इस रूट की शुरुआत होगी, इसे नमो भारत का सबसे बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है। यहीं से दिल्ली मेरठ ही नहीं बल्कि आने वाले समय में दिल्ली करनाल और दिल्ली गुरुग्राम रूट की ट्रेनें भी चलेंगी। यानी ये स्टेशन सिर्फ एक स्टॉप नहीं बल्कि एक मेगा ट्रांजिट हब होगा। तो आम जनता को क्या मिलेगा? 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ, हर 15 मिनट में ट्रेन, एक बार में 600 से ज्यादा यात्री, ट्रैफिक फ्री, प्रदूषण रहित सफर और सबसे बड़ी बात, सही सस्ती कीमत में हाई स्पीड ट्रेवल का अनुभव। ट्रायल हो चुका है, ट्रैक लगभग तैयार है, स्टेशन आखिरी मोड़ पर है। बस अब इंतजार है उस ऐलान का जो जुलाई में दिल्ली NCR की आवाजाही को बदल कर रख देगा। सवाल ये नहीं है कब, सवाल ये है कि आप तैयार हैं या नहीं। नमो भारत ट्रेन सिर्फ रफ्तार नहीं, एक बदलाव है। 82 किलोमीटर 45 मिनट, हर 15 मिनट में एक ट्रेन सराय काले खां से मोदीपुरम। जुलाई से चल पड़ेगा ये नया भारत। क्या आप जानते हैं HIV जो कि दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक जानलेवा वायरस है, अब एक नए और आसान तरीके से इसको रोका जा सकता है। 20 साल की रिसर्च के बाद अमेरिकी FDA ने मंजूरी दे दी है कि एक ऐसे इंजेक्शन को जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या है ये इंजेक्शन, कैसे काम करेगा और क्या ये आपको HIV से पूरी तरह बचा सकता है? चलिए जानते हैं। इस इंजेक्शन का नाम है लेनाकेपाविर। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो सिर्फ हर 6 महीने में 2 बार लगवाना होगा और ये आपको HIV संक्रमण से बचा सकता है। लेकिन ध्यान दें, ये कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है बल्कि एक रोकथाम का तरीका है। लेनाकेपाविर एक प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी कि प्री-EP दवा है। यानी कि आप कोई संक्रमण होता है उससे पहले ली गई दवा है, उसके बचाव के लिए दवा है। इसका मतलब इसे तब लिया जाता है जब आप HIV वायरस के संपर्क में आने से पहले ही सुरक्षा चाहते हो। 3 बड़े ट्रायल में इस दवा ने शानदार नतीजे दिखाए हैं। महिलाओं में संक्रमण का खतरा 100% कम हुआ है। पुरुषों में संक्रमण का खतरा मात्र 0.1% रहा है। लेनाकेपाविर HIV वायरस के बाहरी छिलके जैसे कैप्सिड कहते हैं, जो HIV वायरस का बाहरी छिलका होता है उसको दरअसल कमजोर कर देता है। इससे वायरस शरीर में फैल नहीं पाता और संक्रमण रोका जा सकता है। इंजेक्शन त्वचा के नीचे दिया जाता है
और धीरे धीरे 6 महीने तक शरीर में ये सक्रिय रहता है। फिर 6 महीने बाद अगली खुराक इसकी लगवानी होती है। ये इंजेक्शन केवल HIV निगेटिव लोगों के लिए ही है जो संक्रमण के जोखिम में हैं। यानी कि HIV निगेटिव आप हैं, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप संक्रमण आपको हो सकता है, ये उनके लिए है। अगर कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति इसे लेता है तो इससे नुकसान हो सकता है और दवा का असर भी कम हो सकता है। इसलिए हर खुराक से पहले HIV टेस्ट करना जरूरी है। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। बात पते की आज की है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, हालात भी कई बार आपके खिलाफ होंगे, लेकिन याद रखिए जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। हर सुबह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपने डर से लड़ने का और अपने सपनों को सच करने का। तो उठिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए मैं कर सकता हूं, क्योंकि जीतने वाले हालात देखकर नहीं चलते, वो हालात बदल कर चलते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।